नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें इंडियन पॉलिटी के अंदर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भारतीय आयोगों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं इनको मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा इन्हें मान्यता है वह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग शक्तियां प्राप्त करता है। भारत का चुनाव आयोग है वह संविधान से शक्तियां हैं वह प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। भारतीय चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना जो है यह हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना है वह की गई। इसका जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख है वह किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके अंदर जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें केवल एक सदस्य है वह होता था, केवल एक सदस्य है वह होता था। उसके बाद अक्टूबर 1993 में इसे बहुसदस्य आयोग है वह बनाया गया। बहुसदस्य आयोग है वह इसे अक्टूबर 1993 के अंदर बनाया गया। वर्तमान में इसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त वह होते हैं। इनकी नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। ये त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को ही अपना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% सीट प्राप्त करने चाहिए? कोई भी राजनीतिक दल है यदि उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करनी है तो उसको कम से कम 3 राज्यों के अंदर लोकसभा में 2% वोट हैं वह मिलने चाहिए 3 राज्यों में। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। एक तो शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि यदि कोई दल है वह न्यूनतम 4 राज्यों के अंदर डाले गए जो वोट हैं उसका 6% वोट हर राज्य में मिला। यदि हर राज्य में उसको मिले तो वह राष्ट्रीय दल है वह बन जाता है। तीसरी शर्त यह है कि यदि कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिला है तो वह राष्ट्रीय दल है वह बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? भारत का चुनाव आयोग स्थायी संवैधानिक संस्था है, यह कथन सत्य है। भारत का चुनाव आयोग है यह एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। आयोग के निर्णयों में भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती है वह नहीं दी जा सकती है, यह कथन असत्य है। निर्वाचन आयोग के जो निर्णय हैं उनको भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हैं इनके अंदर चुनौती है वह दी जा सकती है। चुनाव और राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ मामलों में आयोग अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है। संविधान के अंतर्गत आयोग संसद और राज्य विधायिकाओं के आरूढ़ सदस्यों के चुनाव उपरांत योग्यता के मामलों पर सलाहकारी क्षेत्राधिकार रखता है, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय है वह लेता है? लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता 102 के अंदर दी गई है और यदि वो निर्भर हो जाते हैं तो राष्ट्रपति पहले तो लेते हैं राय निर्वाचन आयोग की, उसके बाद राष्ट्रपति हैं उनको हटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। निर्वाचन आयोग की सलाह है वह लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में चुनाव आयोग में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग है वह कहां पर किया गया था? तो वह किया गया था मणिपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा।
सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य है वह मणिपुर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग हेतु निम्न में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं? वयस्क के मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यह प्रणाली है वह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? यह क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था तो उस समय 7 थे राष्ट्रीय दल, लेकिन वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं वह स्थित हैं। पहला बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और छठा है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनएनपी। ये 6 दल हैं, इनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता है वह प्राप्त है। एनएनपी है जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, यह पूर्वोत्तर भारत की पहली पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा है वह प्राप्त हुआ है। इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वह हैं कोनराड संगमा है वह इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। भारतीय जनता पार्टी है यह कब अस्तित्व में आई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी है यह अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित राजनीतिक दलों में कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है यह वर्तमान में राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, बहुजन समाज पार्टी 1985 के अंदर। तो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें यह कथन असत्य है। बहुजन समाज पार्टी है इसकी स्थापना है वह 1984 के अंदर हुई थी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वह हाथी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं वह कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारतीय जनसंघ का गठन है वह 1951 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दल एवं संस्थापक में सुमेलित है। नेशनल पीपल्स पार्टी पुरानो एजितोंग संगमा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एमएन रॉय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पीए संगमा और तारिक अनवर, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। तो इसके अंदर कौन सा है वह सही नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसके संस्थापक हैं वह एमएन रॉय नहीं है। इसके जो संस्थापक हैं वह हैं ईएमएस डांगे। ईएमएस डांगे हैं वह इसके संस्थापक हैं। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी है, इसके संस्थापक हैं ईएसएम डांगे। इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है हंसिया हथौड़ा व तारा। हंसिया हथौड़ा व तारा इसका चुनाव चिन्ह है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असोम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है? असोम के अंदर अपना चुनाव चिन्ह है वह बहुजन समाज पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बिजू जनता दल, बिजू जनता दल जो है यह है ओडिशा के अंदर। मक्कल निधि मय्यम, मक्कल निधि मय्यम है यह तमिलनाडु के अंदर। भारतीय ट्राइबल है यह राजस्थान और गुजरात के अंदर है। और अपना दल है यह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक स्थान या सीटें हासिल करने वाला राजनीतिक दल कौन सा था? तो राजनीतिक दल था भारतीय लोक दल। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर जो राष्ट्रीय दल भाग लेने वाले थे वे थे 14। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। 14 राष्ट्रीय दल और 60 राज्य स्तरीय दलों ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक दल यह मानता है कि वर्तमान भारत राज्य बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है? कौन सा राजनीतिक दल है यह मानता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजन हो गया था? तो यह विभाजन हुआ था 1964 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सी विजिल या साविजिल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था। निर्वाचन आयोग है इनके द्वारा सी विजिल ऐप है यह जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में किस पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग है वह किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग है वह 2004 के अंदर किया गया था। 2004 के अंदर इसका इस्तेमाल है वह 14वीं लोकसभा के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, TN सेनन, सुकुमार सेन, डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, हीरालाल जे कानिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। हीरालाल जे कानिया है यह नहीं रहे हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन हैं यह भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त है वह थी VS रमा देवी। VS रमा देवी भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह थी। प्रथम मुस्लिम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह थे SY कुरैशी। SY कुरैशी। वर्तमान के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह कौन हैं? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह हैं श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित महिलाओं में से कौन भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं? भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह रही थी VS रमा देवी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा और ये बनी थी कार्यवाहक। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। राजनीतिक दल दे रखे हैं और उनकी स्थापना का वर्ष है वह दे रखा है। DMK है, इसकी स्थापना होती है 1949 के अंदर। AIEADMK है, इसकी जो स्थापना है हुई है वह 1972 के अंदर। तेलुगु देशम पार्टी है, इसकी स्थापना 1982 के अंदर। असम गण परिषद की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी।
अगला क्वेश्चन है असम गण परिषद की स्थापना है वह कब की गई? तो असम गण परिषद की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी है, इसकी स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। 2017 के अंदर हुई थी और इसमें संस्थापक में छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना है वह की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, छोटू भाई वसावा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। राज्य राजनीतिक दल और इनके प्रतीक हैं वह दे रखे हैं। असम गण परिषद हाथी, केरल कांग्रेस सीडी, शिरोमणि अकाली दल तराजू और लोक जनशक्ति पार्टी बंगला। तो इसमें केरल जो कांग्रेस है इसका प्रतीक है वह सीडी नहीं है, इसका प्रतीक साइकिल है। इसका प्रतीक है वह साइकिल है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत? यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरा में उल्लेखित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा 4 सही, पैरा 6 के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का प्रयोग है वह किया गया है? राजनीतिक दल शब्दावली है, इसका प्रयोग अनुच्छेद 75 वन ख के अंदर हुआ है। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल का नाम एवं स्थापना वर्ष है, इसको सुमेलित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 को। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना 1949 को, डीएमके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 को। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए व सही उत्तर दीजिए। राजनीतिक दल दे रखा है एक तरफ और एक तरफ पार्टी के चिन्ह हैं वह दे रखे हैं। बहुजन समाज पार्टी है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है हाथी, इसका चुनाव चिन्ह हाथी होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है कार। तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका घड़ी। और इंडियन नेशनल लोकदल है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वह चश्मा। अगला क्वेश्चन है शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग है यह प्रेस और समाचार पत्र हैं, इनके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 के दशक में गठित निम्न में से किस समिति ने भारत में मताधिकार की आयु है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव है वह दिया गया था? तो यह दिया गया था तारकुंडे समिति। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। तारकुंडे समिति है, इसने भारत में मताधिकार की आयु है यह 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव है वह दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी? कौन सी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है यह सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी? तो यह आई थी 11वीं लोकसभा के अंदर। 11वीं लोकसभा के अंदर 1996 में इनको 160 सीट है वह मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह एक सांविधिक आयोग है और ये तीनों हैं यह संवैधानिक आयोग हैं। इन तीनों का संविधान के अंदर उल्लेख है वह किया गया है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आयोग संवैधानिक है, कौन सा वैधानिक है, कौन सा कार्यकारी आदेश से स्थापित आयोग है। तो संवैधानिक आयोगों की बात करें तो लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राजभाषा आयोग हैं, ये सभी संवैधानिक आयोग हैं। लोक सेवा आयोग है, इसका उल्लेख है संविधान में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक किया गया है। निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख आर्टिकल 324 से 329 तक है। वित्त आयोग है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 280 और 81 के अंदर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका उल्लेख आर्टिकल 338 क में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका उल्लेख 338 ख में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसका उल्लेख है वह आर्टिकल 338 के अंदर किया गया है। राजभाषा आयोग है, इसका उल्लेख आर्टिकल 343 से 351 तक किया गया है। सांविधिक या विधिक आयोग हैं, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और रेलवे बोर्ड हैं, ये सभी सांविधिक आयोग हैं। कार्यकारी आदेश से स्थापित नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ये सभी जो केंद्र सरकार है उसके कार्यकारी आदेश से स्थापित आयोग हैं। और ये जो सांविधिक या विधिक आयोग हैं ये किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। और संवैधानिक आयोग हैं, इनका संविधान के अंदर उल्लेख है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना है वह हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है यह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वह केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी संरचना की बात करें तो इसके अंदर एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं वह होते हैं। टोटल 6 मेंबर हैं वह इसके अंदर होते हैं अध्यक्ष सहित। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा की जाती है। और एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिस समिति में 6 सदस्य होते हैं। एक तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं वे इसके मेंबर होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे इसके मेंबर होते हैं। राज्यसभा के सभापति नहीं उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति इसके मेंबर होते हैं। और भारत के गृह मंत्री हैं वह इस समिति के मेंबर हैं वह होते हैं। इसी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति हैं वह इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वह करते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वह करते हैं। इनके वेतन व भत्ते हैं वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। केंद्र सरकार है इनके द्वारा इनके वेतन और भत्ते हैं वह निर्धारित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनका कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। भारत के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वह कौन थे? वह थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं, वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही के अंदर न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन है, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वह नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति हैं वे इसके अध्यक्ष हैं वह बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोनों ही कथन वह असत्य हैं। पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार हनन की शिकायत की जांच कर सकता है, स्वतः नहीं, स्वतः जांच कर सकता है। अगला है, मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी
हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हस्तक्षेप कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। और स्वतः उस अगर शिकायत नहीं हो मिली है तो भी जांच है वह कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1 जनवरी 2005, 10 अप्रैल 2005, 15 जून 2005, 18 जुलाई 2005। भारत के अंदर सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसको राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति मिली थी वह मिली थी 15 जून 2005 को मिली थी। उसके बाद यह पूरे भारत के अंदर लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा स्वीकृति है वह 15 जून 2005 को मिली। 15 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर से सभी राज्यों के अंदर लागू हो गया था। राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस है वह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस है वह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो इसके अंदर सभी ऑप्शन हैं वह सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी कौन से हैं? सक्षम प्राधिकारी हैं वह कौन से हैं? ऑप्शन दे रखा है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। तो इसके अंदर चारों ही हैं वह सत्य हैं। इस अधिनियम में की धारा 2 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन नियुक्त प्रशासक हैं वह भी इनके अंदर सक्षम अधिकारी हैं वह सक्षम प्राधिकारी हैं वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? सूचना के प्रकटन से जो छूट है वह धारा 8(1) में दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग है, इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई। इसकी संरचना की बात करें तो इसके अंदर एक अध्यक्ष प्लस अधिकतम 10 सदस्य हैं वह हो सकते हैं। इनकी जो नियुक्ति है वह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। इनकी नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अंदर वह प्रधानमंत्री, एक समिति होती है उसकी सिफारिश पर, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता होते हैं वे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में से प्रधानमंत्री कोई भी एक सदस्य का नाम है वह निर्दिष्ट करते हैं वह व्यक्ति। ये 3 सदस्य होते हैं, इनकी सिफारिश पर नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके जो वेतन और भत्ते हैं, वेतन व भत्ते हैं, इनका निर्धारण है वह किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार इनके वेतन व भत्तों का निर्धारण करती है। इनका कार्यकाल है वह पहले 5 या 65 वर्ष जो भी पहले वो होता था, लेकिन वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वह इनका कार्यकाल है वह निर्धारण करती है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय सूचना आयुक्त, प्रथम राष्ट्रीय सूचना आयुक्त है वह कौन थे? तो वह थे वजाहत हबीबुल्ला। वर्तमान में कौन है? वर्तमान के अंदर जो है वह है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया है वह वर्तमान के अंदर केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। प्रथम महिला केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थी?
तो वह थी दीपक संधू। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना है वह संथानम समिति है, इसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना है वह की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना है वह की गई थी 1964 के अंदर। 1964 में इसकी स्थापना हुई और 1988 में इसे साविधिक दर्जा है वह दिया गया। इसे साविधिक दर्जा है वह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति है वह प्राप्त हुई थी? तो वह हुई थी 2003 के अंदर। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक है, इसको 2003 के अंदर दोनों सदनों द्वारा पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है आयोग के बारे में सही कथन है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, यह कथन सत्य है। इसकी जो स्थापना है वह संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 के अंदर की गई थी। इसके जो प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए थे वे थे निट्टूर श्रीनिवास राव है, इनको प्रथम सतर्कता आयुक्त है वह बनाया गया था। वर्तमान में सतर्कता आयुक्त है वह कौन है? तो एस राजीव हैं, वह वर्तमान के अंदर सतर्कता आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, यह कथन असत्य है। यह एक वैधानिक निकाय है। 2003 में इसको सांविधिक दर्जा है वह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, यह कथन भी सत्य है। इसके अंदर एक आयुक्त होता है, वह एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त हैं वह इसके अंदर होते हैं। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, यह कथन भी सत्य है। इसमें 1, 3 और 4 हैं वह कथन सत्य हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उसकी जांच करना इसका उद्देश्य है। उच्चतम न्यायालय की सलाह पर 2003 में इसे सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। इसके अंदर एक आयुक्त होता है मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त हैं वह होते हैं। तो यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसकी नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। इसके अंदर प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री हैं, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति हैं वह इनकी नियुक्ति है वह करते हैं। पद से हटाए जाने का कार्य है वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। दिवालिया, पागल, अपराध, दोषसिद्ध, अक्षमता या लाभ का पद कोई भी हो तो वह हटा सकते हैं। इनके वेतन, भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण है वह संसद द्वारा किया जाता है। संसद है उनके द्वारा इसका निर्धारण है वह किया जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कार्यकाल इनका 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त और मुख्य आयुक्त है उनका कार्यकाल है वह होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वह लोक सेवा आयोग से? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 है, इसमें प्रावधान किया गया है कि एक संघीय लोक सेवा आयोग होगा, एक तो यूपीएससी होगा
उसके बाद राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनके गठन का प्रावधान भी आर्टिकल 315 में, जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी है। तो संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसका जो गठन का प्रावधान है वह आर्टिकल 315 के अंदर किया गया है। एक है जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वह हो सकता है। यूपीएससी और जेपीएससी, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्टेट के जितने भी पीसीएस होते हैं उनकी नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। पीएससी होते हैं जितने भी स्टेट के, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटा राष्ट्रपति सकता है। इनको हटाने का कार्य है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यूपीएससी और जेपीएससी हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, और स्टेट के जो पीएससी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का कार्य तीनों में ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग है, उसके किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इसका जो उल्लेख है वह आर्टिकल 317 के अंदर किया गया है। इनको कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था। संघ लोक सेवा जो आयोग है इसकी मूल संस्था थी लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वह बनाए गए थे सर रॉस वॉकर हैं, इनको इसका प्रथम अध्यक्ष है वह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। कथन सत्य है। अगला कथन है, संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी करता है। यह कथन भी सत्य है। संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों से संबंधित राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह कथन असत्य है। अभी अभी मैंने आपको बताया यूपीएससी और जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा की जाती है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको हटाने का कार्य है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। 4 नंबर ऑप्शन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण है वह करते हैं। यह कथन भी असत्य है। 6 वर्ष और 62 वर्ष, 6 वर्ष और 62 वर्ष है वह सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वह सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का दायित्व है। ये करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। आर्टिकल 323 के तहत आरपीएससी है वह करती है राज्यपाल को प्रस्तुत है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आर्टिकल 323 है, इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग हैं, ये प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन है वह राष्ट्रपति को, और राज्य लोक सेवा आयोग हैं, ये प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन है वह राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग
है यह योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। भारत के अंदर योजना आयोग है, इसकी जो स्थापना है, योजना आयोग की स्थापना जो है यह 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना है वह हुई थी। इसकी जो स्थापना है यह केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना समिति है, इसकी स्थापना है वह की गई थी। 13 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना है वह की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसके अंदर सदस्य हैं वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर अध्यक्ष होते थे। सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके सदस्य हैं वह होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका कार्य है वह जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती थी उसकी समीक्षा करना इसका कार्य है वह होता था। वर्तमान में इन दोनों को समाप्त करके नीति आयोग है, इसकी स्थापना है वह की गई है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं वह अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के प्रथम सीईओ हैं वह सिंधु श्री खुल्लर थे। सिंधु श्री खुल्लर हैं, यह प्रथम सीईओ थे। वर्तमान के अंदर उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान के अंदर इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन के बेरी, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं वह सुमन के बेरी हैं और सीईओ जो वर्तमान में हैं वह हैं BR सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम है, यह वर्तमान के अंदर इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था? योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। नीति आयोग का गठन सलाहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम करने के लिए किया गया। नीति आयोग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बेहतर प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाकर प्रतिस्पर्धा संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके अंदर दोनों ही कथन है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक है, यह कौन तैयार करता है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक है, यह नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नीति आयोग की संचालन शासी परिषद का भाग नहीं है? कौन सा इसकी शासी परिषद का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल। तो राज्यों के राज्यपाल हैं वह इसकी शासी परिषद के भाग नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नीति आयोग का हिस्सा नहीं है? अटल नवाचार मिशन, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो संघ लोक सेवा आयोग है वह इसका हिस्सा नहीं है और ये तीनों अटल नवाचार मिशन, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च, ये तीनों इसके भाग हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था? संसद में लोकपाल विधेयक जो है यह सबसे पहले 1968 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। यह विधेयक है यह संसद में 10 बार रखा गया था और 10वीं बार यह 2011 के अंदर यह बिल है वह रखा गया था।
जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं वह 21 दिसंबर 2013 को हुए थे और यह प्रभावी हुआ था 16 जनवरी 2014 को। 16 जनवरी 2014 को यह प्रभावी हुआ था। लोकपाल जो संस्था है यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसके अंदर एक लोकपाल और 8 सदस्य हैं वह हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? भारत के पहले लोकपाल हैं वह पीसी घोष थे। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पहले जो लोकपाल बने वो पीसी घोष। वर्तमान के अंदर लोकपाल कौन है? वर्तमान के अंदर जो लोकपाल हैं वह है न्यायमूर्ति एम खानविलकर। खानविलकर हैं वह वर्तमान के अंदर लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया था? कौन सा लोकपाल विधेयक है जिसके न्यायाधिकार के अंतर प्रधानमंत्री को भी रखा गया था? तो वह है लोकपाल विधेयक 1989। इसके अंतर्गत इसके न्यायाधिकार में प्रधानमंत्री हैं उनको भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकपाल के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रधानमंत्री, निम्न सदन के स्पीकर, उच्च सदन के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। उच्च सदन के विपक्ष के नेता हैं वह इनकी चयन समिति है, इसके अंदर सदस्य हैं वह नहीं होते हैं। इसकी जो चयन समिति होती है इसके प्रधानमंत्री जो हैं पीएम हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। पीएम है वह इसके अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यह इस समिति के सदस्य हैं वह होते हैं और इनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल की नियुक्ति है वह की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्थान में कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकपाल संस्थान के अंदर 8 सदस्य हैं वह हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित हैं प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो इसके अंदर राज्यसभा के सभापति हैं वह इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। 1, 3 और 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत झूठी शिकायत पाए जाने पर दोषित व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी। यह सजा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति यदि झूठी शिकायत करेगा तो उसको क्या सजा देने का प्रावधान है? तो इसमें 1 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, इसका प्रावधान है वह किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सजा दी जा सकती है। 1 वर्ष तक की सजा है वह दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी स्थापना है वह कब की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी स्थापना 1953 के अंदर की गई। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के अंदर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वह काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पिछड़ी जाति आयोग है, इसकी स्थापना है यह 14 अगस्त 1993 को हुई थी। 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना है वह की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह थे NK सिंह हैं और 15वां जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल है यह 2020 से 2025 तक था। भारत सरकार है इसने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता वह करेंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और यह 1 अप्रैल 2026 से यह शुरू है वह होगा। इसकी जो स्थापना है यह आर्टिकल 280(1) के अनुसार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी क्या रखी जाए। 15वां जो वित्त आयोग है इसने करों के लिए जो वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी है वह 41% रखने का जो प्रावधान है वह किया था। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 2021-22 से 25-26 तक 41% रखी जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन है वह प्रस्तुत किए थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है इसके द्वारा कितने प्रतिवेदन है वह प्रस्तुत किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 20 प्रतिवेदन है वह इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं दी गई। मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हों, उप मंत्री का पद समाप्त किया जाए, कार्मिक विभाग स्थापित किया जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाएं। तो इन्होंने उप मंत्री का पद समाप्त करने की इसने सिफारिश है वह नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है इसके गठन के समय इसके अध्यक्ष हैं वह मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार भारत का वित्तीय वर्ष है वह कब शुरू होना चाहिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जो वित्त वर्ष है वह 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। भारत का जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके अध्यक्ष हैं वह एम वीरप्पा मोइली थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है इसका गठन है वह किया गया था 31 अगस्त 2005 को। 31 अगस्त 2005 है इसका गठन है वह किया गया, और इसके अध्यक्ष हैं वह थे एम वीरप्पा मोइली। पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसका गठन है वह 5 जनवरी 1966 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष हैं वह मोरारजी देसाई को नियुक्त किया गया था। उसके बाद में इसके अध्यक्ष हैं वह बने थे श्री के हनुमंतैया हैं वह इसके अध्यक्ष हैं वह बने थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट है उसका शीर्षक क्या है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो 12वीं रिपोर्ट है उसका शीर्षक है नागरिक केंद्रित प्रशासन। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन में विद्रोह बगावत के मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। जो सप्तक प्रतिवेदन या रिपोर्ट है इसके अंदर विद्रोह या बगावत के मुद्दे पर चर्चा है वह की गई है।